लगातार खत्म हो गया है। आज से पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो रही है। आपको बताते चलें कि 29 सालों के बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट की वापसी हो रही है और पाकिस्तान में इसे लेकर जश्न का माहौल भी है। आम जनता वहां की खुश है, खिलाड़ी खुश हैं और आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है और आज टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ। लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि जो 8 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, कितनी तैयारी के साथ यहां पर पहुंची है, उनकी तैयारियों में कितना दम है और वो दमखम अब मैदान पर दिखाने के लिए कितने तैयार हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे, तमाम जानकारियां उनसे हासिल करेंगे। राकेश जी, जिस दिन का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। आज से देखिए टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। राकेश जी, इस टूर्नामेंट को विश्व कप के समान कठिन माना जाता है। ऐसे में 8 टीमें अपने क्रिकेट इतिहास का एक अध्याय लिखने की शुरुआत करेंगी, एक अध्याय लिखने के इरादे से उतरेंगी। जब देखिए इसे जब ये शुरू किया गया था 1998 में, तो यही सोचकर किया गया था। इसे मिनी विश्व कप भी कहते थे, लेकिन कई बार मुझे ये विश्व कप से भी मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो आप फॉर्मेट देखते हैं, देखने के बाद आपको लगता है कि लीग मैचेस हैं, हर टीम को 3 मैच मिलने वाला है, 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 2 ग्रुप में टीमों को बांटा गया है। लेकिन एक तरह से आप देखें तो कई बार मुझे ये नॉकआउट जैसा ही दिखता है। कहने को तो 3 मैच खेलने हैं प्रत्येक टीम को, लेकिन अगर आप एक भी मैच हारते हैं तो हो सकता है कि अगले 2 मैच जीत कर भी आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। इसलिए ये टूर्नामेंट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका रोमांच बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हर मैच के फैसले का इंपॉर्टेंस है और टीमें जो है हर हाल में चाहती हैं कि वो जीत हासिल करें। देखिए, जब हम इस टूर्नामेंट को देखते हैं और ये कितना कठिन टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर आप इसे देखें तो आप क्या देखते हैं? देखते हैं कि वेस्ट इंडीज जो कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, वो इस बार इस टूर्नामेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर सके। इसके बाद आप देखते हैं श्रीलंका की टीम जो कि भारत के साथ ज्वाइंट विनर बनी थी, वो भी जो है इस टूर्नामेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो इसी से आपको अंदाजा लगता है कि ये टूर्नामेंट जो है कितना कठिन है। तो टॉप की 8 टीमें ही इसमें शिरकत कर रही हैं और इसलिए हर मैच जो है इसका महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान मेजबान है और उसके लिए ये एक टीम के रूप में प्रदर्शन करने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके आयोजन पर भी पाकिस्तान फ्यूचर में और कितने क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर सकता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन भारतीय टीम ने साफ कर दिया था, बल्कि भारत सरकार ने भी साफ कर दिया था कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी। अंततः वही हुआ और इस बार जो है भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के सारे मैच होंगे। तो जो हम लोगों की निगाहें हैं वो पाकिस्तान के बजाय दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां भारतीय टीम जो है अपने मुकाबले खेलेगी और जिसकी शुरुआत भारतीय टीम जो है वो कल करेगी। 20 तारीख को उसका मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा और यहां पर हर मैच चूंकि महत्वपूर्ण है तो भारतीय टीम को भी उसी तरह से प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल, भारतीय टीम भी अपने अभियान का आगाज करेगी। बांग्लादेश के साथ अपना पहला मुकाबला भारतीय टीम खेलेगी और देखिए, जैसा कि राकेश जी ने बताया कि इस बार का जो आयोजन है पाकिस्तान में हो रहा है, बेहद खास आयोजन हो रहा है। सभी टीमें अपने मैच पाकिस्तान में खेलेंगी, लेकिन भारतीय टीम के जो मुकाबले हैं वो दुबई में होंगे। जो तीनों मुकाबले भारतीय टीम खेलेगी वो दुबई में खेलेगी और इसकी शुरुआत जो है वो गुरुवार से होगी, जब भारत की टीम बांग्लादेश के सामने होगी। राकेश जी, टीमों के समीकरणों को तो हम आगे भी समझेंगे, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं राकेश जी जिन पर इस चैंपियंस ट्रॉफी में काफी निगाह
निगाहें रहने वाली हैं और तमाम जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैं उनकी निगाहें हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, कौन से वो खिलाड़ी लग रहे हैं जिनके लिए ये काफी अहम टूर्नामेंट होने जा रहा है। देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए ये टूर्नामेंट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ना कि हर मैच महत्वपूर्ण है और इसलिए जो 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में किसी भी टीम के होंगे उन्हें अपना सर्वस्व झोंकना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि अगर एक चूक होती है तो फिर जो है आप मुकाबले नहीं जीत सकते और क्रिकेट यूं भी टीम गेम है। तो एक दो खिलाड़ियों की बदौलत अगर आप जीतने की सोच रहे हैं, और खास करके मॉडर्न डे क्रिकेट में जब हम देखते हैं कि अब अटैकिंग क्रिकेट को ज्यादा जो है तवज्जो दी जाती है और जो बैटर्स होते हैं वो अटैकिंग शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, तो जब आप अटैकिंग शॉट्स ज्यादा खेलते हैं तो आपके विकेट भी जल्दी जल्दी गिरते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। हर खिलाड़ी 40-50 के औसत के आसपास का स्कोर चाहता है, तो अगर एक दो खिलाड़ी ही केवल रह जाए तो फिर टीम के स्कोर को लेकर आगे जाना मुश्किल होता है। हालांकि अगर हम भारतीय टीम की बात करें, कई एक्साइटिंग प्लेयर्स टीम में हैं। बल्लेबाजी में आप देखें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दो की प्लेयर हैं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि जब ये दोनों खिलाड़ी चलेंगे तो ट्रॉफी आपके पास आएगी, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है। आपने T20 विश्व कप में देखा, पूरे विश्व कप के दौरान रोहित शर्मा ने धुआंधार शुरुआत की और जब सबसे ज्यादा काउंट करता था फाइनल मुकाबला तो उस दिन विराट कोहली के बल्ले से रन निकला। तो ये दोनों आपको महत्वपूर्ण है भारत के लिए। इसके अलावा शुभमन गिल, अभी जो जितने भी भारतीय बैटर हैं उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म में अगर कोई दिख रहे हैं तो वो शुभमन गिल दिख रहे हैं। वो रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। उनके फॉर्म पर सिलेक्टर्स को कितना भरोसा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल जो कि रिजर्व ओपनर के तौर पर टीम में शामिल थे, शुभमन गिल के फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम्स में जगह नहीं मिली और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। और इस बात को शुभमन गिल भी समझते हैं। जो वहां पर नेट्स लग रहे हैं, अगर आप उस पर नजर डालें जो भारतीय टीम वहां प्रैक्टिस कर रही है, तो आप देखेंगे कि शुभमन गिल को पता है कि ओपनिंग करना है। यह बात भी साफ है कि भारतीय टीम बहुत रुककर पिच पर बल्लेबाजी नहीं करना चाहती, वो रन बनाने चाहते हैं। एक प्रैक्टिस सेशन में लगभग 200 छक्के भारत की खिलाड़ी लगा रहे हैं। शुभमन गिल की हम बात करें तो उन्हें पता है कि नई गेंद है तो शॉर्ट गेंदें मिलेंगी। तो अगर आप देखें तो उन्होंने जो प्रैक्टिस की है वो कट शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि जब गेंद शॉट गिरेगी तो उन्हें कट शॉट खेलना है। थर्ड मैन होता है, पॉइंट के अगल बगल से अगर आप निकालते हैं तो आपको बाउंड्री मिलती है। जो उनका एक शॉर्ट आर्म पुल बना है आजकल, उसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगातार जो है शुभमन गिल को पता है कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और शुभमन गिल टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें, इन्हें तो अपनी भूमिका का बखूबी पता है और 23 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है नवीन, उसकी भी तैयारी हो रही है। और इसके लिए जो एक पाकिस्तान के ही रहने वाले बॉलर हैं यूएई में, उनको जो है नेट्स पर बुलाया गया। वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं और वो गेंद को अंदर भी लाते हैं बाहर भी। तो विराट कोहली ने उनको खेला तो रोहित शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या ये दोनों तरफ स्विंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर रोहित शर्मा आते हैं और बाद में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जो गेंदें स्विंग करके आपको अंदर की तरफ आती हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की, और जो कि अक्सर जो है आप देखते हैं कि रोहित शर्मा को परेशान करती है शाहिनशाह अफरीदी की गेंदें जो कि अंदर की तरफ आती हैं स्विंग करने के बाद। जब वो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं उस पर दिक्कत होती है। तो उसकी भी तैयारी जो है इनके द्वारा हुई है और भारतीय टीम इसी तरह से तैयारी कर रही है। अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या ने नेट्स पर काफी अच्छी गेंदबाजी की है, उनके गेंदों को एक बाउंस मिल रहा है और उन्होंने विराट कोहली को खासा परेशान भी किया नेट्स पर। मोहम्मद शमी ने लंबे सेशन तक गेंदबाजी की और हालांकि वो घुटने पर जो है एक टेप लगाते हैं, वो गर्म रहता है ताकि वहां पर वो एक सेफ्टी ढूंढते हैं। तो कुल मिलाकर एक एक्साइटिंग चीज
चीजें जो है टीम इंडिया की तरफ से दिख रही हैं। खिलाड़ियों का मूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। हर्षित राणा पर एक नजर है, अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो उनमें विकेट लेने का एक नेक है, और जब वो गेंदबाजी करते हैं तो वो लगातार 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं, और उनके पास वेरिएशन भी है, वो स्लोअर भी उतनी खूबसूरती से डालते हैं। तो अगर उन्हें अवसर मिलता है तो ये देखना होगा कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। भारतीय टीम में 5 स्पिनर हैं, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि दुबई में हमने देखा राकेश जी, इसको लेकर देखिए सवाल भी खड़े हुए थे कि टीम इंडिया इतने सारे स्पिनर्स को लेकर के जा रही है, जबकि दुबई की पिचें जो हैं वो गेंदबाजों के लिए, तेज गेंदबाजों के लिए मुफीद होती हैं। हालांकि भारतीय टीम की अपनी रणनीति होगी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी, और जिसके बाद 5 स्पिनर्स भारतीय टीम लेकर जा रही है। लेकिन अगर हम वहां पर ये जो बातें कही जा रही हैं कि दुबई की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मुफीद है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में वहां गेंदबाजों के लिए, तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, या स्पिनर्स अपनी भूमिका वहां पर छोड़ेंगे, अपनी छाप छोड़ेंगे? देखिए, जो गेंदबाज होते हैं अगर उनके अंदर क्वालिटी है तो पिच कैसी भी हो वो वहां से अपने लिए सहयोग ढूंढ ही लेते हैं। कई बार विकेट लेने के इरादे से, कई बार रन चेक कर देते हैं और फिर बल्लेबाज दबाव में उन्हें विकेट देकर जाते हैं। अगर दुबई में भारतीय टीम ने जो अब तक 6 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं इससे पहले, और आपको बता दूं कि उसमें से 5 मैच भारतीय टीम जीतने में सफल रही है और 1 मैच टाई हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 6 वनडे मैच भारत ने खेले हैं उसमें भारत के जो सबसे सफल गेंदबाज हैं वो है कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव क्या है? स्पिनर है। उन्होंने 10 विकेट लिए हैं वहां पर। तो भारत के लिए सर्वाधिक विकेट दुबई में वनडे इंटरनेशनल में कुलदीप यादव ने लिए हैं, स्पिनर। भारत के लिए जो बेस्ट बॉलिंग एवरेज है 4 विकेट 29 रन देकर, यह भी एक स्पिनर के ही नाम है, और वो स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा। तो देखिए, ये चीजें हैं कि जब आप क्वालिटी की बॉलिंग करते हैं तो पिच पर बहुत कुछ जो है इतना भी बहुत कुछ निर्भर नहीं करता है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कुलदीप यादव हो या रविंद्र जडेजा हो या क्वालिटी के स्पिनर हैं। वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे दिख रही है कि वहां पर ड्यू फैक्टर कितना प्रभावी होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जो T20 का विश्व कप हुआ था वहां पर, तो उस वक्त जो है वो ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया था और टीम को नुकसान हो रही थी। तो इस बार कितना ड्यू फैक्टर है? तो 2 दिन पहले तक तो ऐसा ड्यू दिखा नहीं था। वैसे जो है कल बारिश हुई है दुबई में, अब आसमान साफ हो गया है। अब किस तरह का मौसम रहता है, कितना ड्यू गिरता है, भारत बांग्लादेश का जो मैच है उस दिन जो है मौसम कैसा रहता है, संभावना है कि कुछ बारिश उस दिन भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अगर ड्यू पड़ गया नवीन तो फिर स्पिनर्स के लिए मुश्किल हो जाती है। और यही एक बड़ा सवाल था कि आप 5 स्पिनर लेकर जा रहे हैं और अगर ड्यू फैक्टर प्ले में आ गया तो स्पिनर्स के लिए बॉल को ग्रिप करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन टीम इंडिया प्रिपेयर है। देखिए, जब आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो कहने को तो आपको 5 स्पिनर दिखते हैं, लेकिन जब आप रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की बात करते हैं तो ये तीनों ऑलराउंडर भी हैं। तो ये एक बैटर की जगह भी भरते हैं टीम में। और इसीलिए आप देखिएगा कि भारतीय टीम बैटर्स लेकर कितने गई है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। आप केएल राहुल की बात कीजिए तो वो विकेट कीपर है, ऋषभ पंत की बात कीजिए तो वो विकेट कीपर है। तो प्योर बैटर 4 ही हैं। इसके बाद से फिर सारे आपको ऑलराउंडर दिखते हैं। अगर 5 पर आते हैं राहुल तो वो ऑलराउंडर हैं और वो बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर आप हार्दिक पांड्या को देखिए, वो बैटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं। फिर आप अक्षर पटेल को देखिए, फिर आप रविंद्र जडेजा को देखिए। तो ऑलराउंडर्स भारतीय टीम में हैं, 4 ऑलराउंडर हैं, जिसमें से 3 प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये मानकर चलिए, मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर बाहर छूटेंगे और आपको हार्दिक और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल टीम में होंगे। इसके अलावा कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। तो अगर आप देखिए तो 3 तेज गेंदबाज आपको दिखते हैं। मैंने कहा कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 तेज गेंदबाज तो होने ही हैं, वो मोहम्मद शमी
शमी और अर्शदीप सिंह हो या मोहम्मद शमी और हर्षित राणा हो। वेरिएशन के लिए मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह के पास जाएंगे ताकि एक लेफ्ट आर्म का ऑप्शन मिल जाए और वो नई गेंद के साथ स्विंग भी कर लेते हैं और पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो टीम भारत की बैलेंस है। हाँ, ये बात सही है कि जसप्रीत बुमराह की जो कमी है वो टीम को खलेगी, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जो है भारत का वो पूरा है। तो एक एक्साइटिंग टीम है। इसमें से किसी एक खिलाड़ी को और बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए की होंगे। तो ये तमाम मैच विनर्स हैं। रोहित शर्मा चल गए तो मैच जिता देंगे, गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, तो सभी जो है मैच विनर्स आपको इस टीम में दिखेंगे। चाहे आप मोहम्मद शमी की बात कर लीजिए गेंदबाजी से, कुलदीप की बात कर लीजिए गेंदबाजी में, इधर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की है। तो एक बैलेंस टीम भारत की है और भारत का दावा इस चैंपियंस ट्रॉफी में मजबूत दिख रहा है। बिल्कुल, भारत का दावा मजबूत है। आपने तमाम तरह की तैयारियों का जिक्र किया, जो तैयारियां की जा रही हैं, नेट्स पर जमकर जो खिलाड़ी है पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। दुबई में इस वक्त टीम इंडिया है और बांग्लादेश से पहला मुकाबला होना है। उससे पहले टीम इंडिया कड़ी मेहनत कर रही है। फील्ड पर जो है सभी खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं और आपने तमाम उन डिपार्टमेंट्स को भी टच किया जहां पर टीम इंडिया इस बार मजबूत नजर आ रही है और किस खिलाड़ी से क्या उम्मीदें हैं, उन तमाम चीजों का भी आपने जिक्र किया। और 4 जो प्योर बैटर्स आपने बताए, इन पर बहुत कुछ जिम्मेदारी है राकेश जी। और देखिए, हालिया फॉर्म भी अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड की सीरीज एक बूस्टर रही है और एक क्षणिक लाभ कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को मिला भी है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, उसके बाद कई तरह की बातें हुई, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस पर सवाल उठे, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज एक महत्वपूर्ण सीरीज थी जहां टीम इंडिया ने अपने आप को बैक करने की कोशिश की है। कोचिंग के डिपार्टमेंट में देखें तो गौतम गंभीर जो है कोच के रूप में बैक उन्होंने किया है। अब सारी जो निगाहें वो शिफ्ट हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर। अगर राकेश जी तैयारियों के दृष्टिकोण से बात करें तो कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है? पाकिस्तान ने भी ट्राई सीरीज खेला है अपने घर में, तो होम एडवांटेज भी पाकिस्तान को थोड़ा सा मिलेगा। जहां होम एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसे पाकिस्तान में जो है न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज जीत ली है। तो न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी है जिस पर मेरी निगाहें होंगी, क्योंकि वो टीम आपको एक बैलेंस टीम दिखती है और केन विलियमसन के आने से जो वनडे के लिए जो एक अस्थायित्व तो चाहिए था टीम को, वो मिला, जिसके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज बैटिंग करें, तो वो दिखता है। आपको कॉनवे ऊपर में दिखते हैं, सचिन रविंद्र कितने फिट हुए हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, नहीं तो विलियम जो है वो आपको पारी की शुरुआत करते हुए आपको दिखेंगे। तो वो यहां पर हैं। डेरिल मिचेल कमाल के बैटर हैं और ये बातें हमने 2023 विश्व कप में देखी भी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे थे। इसके अलावा आप देखें तो सेंटनर कमाल के स्पिनर हैं, वो इस टीम में हैं। इसके अलावा फिलिप्स हैं तो वो भी यहां दिखेंगे। ब्रेसवेल हैं, वो एक टीम को संतुलन देते हैं। तो स्पिनर्स ऑलराउंडर उनके पास भी पर्याप्त हैं और तेज गेंदबाजी में तो उनकी बात ही अलग है। अगर आप देखते हैं उस टीम को तो ठीक है कि फर्ग्यूसन जो है अब उस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो वहां पर मैट हेनरी हैं, विल ओ'रोर्क जो हैं वो काफी खतरनाक गेंदबाज हैं। उनसे जो है टीमों को बच के रहना होगा। देखिए, भारत का ग्रुप मुश्किल है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड में से कोई 2 टीम ही सेमीफाइनल के लिए जाने वाली है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर मैच महत्वपूर्ण है, चाहे वो मैच बांग्लादेश के खिलाफ ही क्यों ना हो। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि किसी भी तरह की पिच पर आमतौर पर आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन कर जाती है। आपको बताओ कि 2000 में भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड ने ही भारत का खेल खराब किया था। तो न्यूजीलैंड जानी जाती है, अभी टेस्ट सीरीज में आई थी तो भारत में भारत का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वो एक बेहद खतरनाक टीम है और इसलिए भारत का ग्रुप जो है वो थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। तो अगर आप टीमों की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड मुझे एक मजबूत टीम दिख रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है क्योंकि उसके जो आप कहते हैं कि प्राइम तेज गेंदबाज थे, खास करके वो तीनों बाहर हो गए, चाहे पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो और जॉश हेजलवुड हो। ये तीन
के 3 जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। इसके अलावा मिचेल मार्श बाहर हो गए, तो उसका भी एक असर टीम के बैलेंस पर पड़ा है। अब स्टीव स्मिथ चूंकि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम को इंस्पायर करते हैं, तो अगर वो अपनी टीम जो कि अब उतनी मजबूत नहीं दिखती है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, उस ग्रुप की अगर आप बात कीजिए तो फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम मुझे थोड़ी बैलेंस दिखती है, क्योंकि स्पिनर के तौर पर आपको केशव महाराज और तबरेज शमसी दिख जाते हैं, दोनों क्वालिटी के स्पिनर हैं। फिर मार्को जेनसन, कगिसो रबाडा जैसे, लुंगी एनगिड़ी जैसे तेज गेंदबाज उनके पास हैं। बैटिंग भी उनकी अच्छी है, मार्करम है, क्लासेन है, मिलर हैं, तो इस तरह के बैटर्स उनके पास हैं। बाबूमा कैप्टन है, उन्होंने रिसेंटली अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एक टीम जो मुझे मजबूत और दिख रही है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम दिख रही है, वो बैलेंस्ड दिख रही है। तो जो मैं 4 टीम सेमीफाइनल के लिए निकाल रहा हूं, तो एक तो देखिए इस ग्रुप से न्यूजीलैंड मुझे दिखता है, और दूसरी टीम मैं भारत ही कहूंगा कि भारत जाएगा, लेकिन उसके लिए भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जीत हासिल करनी होगी। तो न्यूजीलैंड और भारत इस ग्रुप से, और दूसरे ग्रुप से एक दक्षिण अफ्रीका की टीम है, वो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के लिए जानी चाहिए। उस टीम में वो क्वालिटी है, लेकिन जो उस पर वो दबाव कई बार नहीं झेल पाती है, जो चोकर्स का टैग है। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पहली हुई थी 1998 में, वो दक्षिण अफ्रीका ने ही जीती थी। तो एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां उन्होंने चोक नहीं किया था, तो एक दक्षिण अफ्रीका की टीम होगी और एक सरप्राइजिंग टीम हो सकती है अफगानिस्तान की, क्योंकि मुकाबले जो है वो पाकिस्तान में खेले जाने हैं, और अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो फिर अफगानिस्तान एक मजबूत टीम है। क्योंकि इंग्लैंड जब अभी भारत के दौरे पर था तो उसे स्पिनर्स को खेलने में परेशानी हो रही थी, और इंडियन स्पिनर्स ने उन्हें खासा परेशान किया था। एक अच्छी शुरुआत वो करके ले जाते थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आते थे इंग्लैंड के विकेट धड़ाधड़ गिरने लगते थे। तो मुझे लगता है कि वो काम जो है अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी उसके खिलाफ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया चूंकि फुल स्ट्रेंथ नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ होती तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कहने में कि वो टीम भी चौथी टीम बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है इधर से अगर आप देखें तो भारत और न्यूजीलैंड, और उधर से आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका, और चौंकाने वाली टीम अफगानिस्तान की हो सकती है। बिल्कुल, तो दोनों ग्रुपों से आपने संभावित सेमीफाइनल की टीमों का जिक्र किया, लेकिन राकेश जी हम इंग्लैंड की टीम पर भी बात करना चाहेंगे। देखिए, इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी अभियान को जरूर भारत ने झटका पहुंचाया, वो यहां पर अपनी तैयारियों को मजबूत करने आए थे, लेकिन भारतीय टीम ने यहां शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की टीम को राकेश जी कमतर आंकना लेकिन एक बड़ी भूल होगी। जरूर पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और अफगानिस्तान वहां की परिस्थितियों का फायदा उठा सकती है। साउथ अफ्रीका का आपने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका भी वहां की परिस्थितियों से यूज्ड टू हो चुकी है, क्योंकि ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भी अपने आप को टेस्ट किया है कि पाकिस्तान में पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से इन परिस्थितियों में खुद को ढालना है। लेकिन इंग्लैंड के कैंपेन को आप कैसे देख रहे हैं? जरूर भारत से हार के बाद झटका उन्हें लगा है, लेकिन आपको कैसे लगता है इंग्लैंड कैसे बैक कर सकती है, और जोस बटलर कैसे टीम को तैयार कर सकते हैं? देखिए, यहां तो जो 8 टीमें हैं वो टॉप की 8 टीमें हैं दुनिया की, इसलिए दावा तो सबका मजबूत है। ये एक संभावनाओं पर मैंने बात कही है। जहां तक इंग्लैंड की टीम की बात है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो फियरलेस क्रिकेट की एंट्री हुई है वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से लेकर इसमें डाली है, और इसका उनको रिवार्ड भी मिला है। जब ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बाद वो टीम लगातार अच्छा खेल रही है। लेकिन चूंकि मुकाबले पाकिस्तान में हो रहे हैं, और अगर हम उनके रिसेंट फॉर्म को देखें जो हमने भारत में देखा, तो हमने ये देखा कि जब स्पिनर्स आते थे तो उनके बैटर्स थोड़े से परेशान हो जाते थे। वो जो एक स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत होती है मिडिल ओवर्स में, वहां पर वो कर पाने में इंग्लैंड के बैटर्स जो है वो परेशान हुए हैं। बेथल के इंजर्ड होने से उनकी समस्या और बढ़ी है। यह बात भी सच है कि इंग्लैंड की टीम ने भारत में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जिस तरह से उन्होंने आर्चर को रेस्ट दिया, आर्चर वहां रेस्ट नहीं लेंगे, वो सारे मैच खेलेंगे
खेलेंगे मुझे लगता है तो उनकी भी टीम बेहद स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप आर्चर को देखते हैं, फिर मार्क वुड को देखते हैं, आदिल रशीद उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर है, लेकिन यही दिक्कत है, क्वालिटी स्पिनर के रूप में उनके पास एक ही नाम है, आदिल रशीद। जबकि दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो वहां 2 स्पिनर दिख जाते हैं, तबरेज शमसी और केशव महाराज, और अफगानिस्तान की टीम में तो स्पिनर्स की भरमार है, तो राशिद खान सहित तमाम जो है स्पिनर्स उस टीम में हैं और वो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये 2 टीम मुझे इस आधार पर मजबूत दिखी। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया का दावा मुझे थोड़ा कमजोर दिखा, वो इसलिए दिखा क्योंकि उसके जो प्राइम प्लेयर्स थे वनडे के वो बाहर हैं, खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वहां एक खालीपन दिखेगा, क्योंकि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड का सब्स्टिट्यूट ढूंढना इतना आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए उस क्वालिटी के, जैसे बुमराह का सब्स्टिट्यूट भारतीय टीम भी नहीं ढूंढ सकती, तो उसी तरह से इन तीनों का सब्स्टिट्यूट ऑस्ट्रेलियाई टीम भी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत मजबूत है, तो जो खिलाड़ी आए हैं उनके अंदर भी टैलेंट जो है वो कम नहीं है। ये स्पेंसन जॉन की बात आप कर लीजिए या सीन एबॉट की बात कर लीजिए, तो गेंदबाज उनके पास भी हैं, लेकिन वही जब मैं कहता हूं एडम जेम्पा वहां उनके पास रहेंगे, लेकिन और क्वालिटी स्पिनर्स जो है उनके पास भी कम दिखते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेविस हेड अगर शुरुआत में ही अगर चल गए तो फिर और कोई किसी के चलने की जरूरत नहीं होती। उनके पास मैच विनर्स के रूप में ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी हैं। अब स्पेंसर जॉनसन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, वो क्वालिटी के बॉलर हैं और ये कहना होगा कि स्टार्क के लगातार खेलते रहने की वजह से उन्हें इतना अवसर नहीं मिलता है, लेकिन उनकी भी गेंदबाजी जो है वो अच्छी है। तो टीमें 8 की 8 जो है आपको बेटर दिखेंगी, लेकिन ये बात भी है कि अगर आप बात करें प्रेजेंट फॉर्म, जो टीम का कॉम्बिनेशन है, टीम का बैलेंस, तो मुझे ये 4 टीमें भारत और आपको न्यूजीलैंड और उधर से दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम, मुझे लगता है अफगानिस्तान के साथ टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो। एक पहली चीज तो वो जरूरी है उनके लिए, और दूसरी बात कि वो दबाव में बिखरे नहीं, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है तो इसका एक दबाव भी होता है। अगर ये 2 चीजों को वो ठीक से हैंडल कर लेते हैं तो फिर उनका दावा मजबूत है, और अगर वो नहीं आते तब तो फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कोई एक टीम सेमीफाइनल में आ सकती है। दक्षिण अफ्रीका का दावा मुझे मजबूत दिख रहा है। चलिए, तो तमाम समीकरणों को साधते हुए आपने 4 टीमें बताई हैं जो सेमीफाइनल में जा सकती हैं। राकेश जी, इस कार्यक्रम में समाप्ति की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक सवाल आपसे ले लेते हैं। देखिए, कई खिलाड़ी, कई बड़े नाम जो हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में नजर नहीं आएंगे, और किसी की इंजरी है, कोई रिटायरमेंट किसी का हो चुका है। और सबसे पहले तो हम भारत से ही इसको रिलेट करेंगे राकेश जी। जसप्रीत बुमराह जो इस वक्त सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं विश्व के, वो अपनी गेंदों से कमाल दिखाते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ की प्लेयर्स हैं जिनका साथ इस बार ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं मिलेगा। क्या लगता है कितना फीका इस बार चैंपियंस ट्रॉफी नजर आएगा? ये की प्लेयर्स अपनी टीमों के लिए नहीं होंगे इस बार उपलब्ध। देखिए, जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो जब बड़े बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह का नाम आपको नहीं दिख रहा है, पैट कमिंस का नाम नहीं दिखेगा, मिचेल स्टार्क नहीं होंगे, जोश हेजलवुड नहीं होंगे, तो जब आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े नाम नहीं हैं तो आपको लगता जरूर है कि ये फीका है। लेकिन यहां पर खिलाड़ी तो महत्वपूर्ण होता ही है, देश भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब देश का नाम जुड़ जाता है किसी टूर्नामेंट से तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है वो जोर पकड़ता चला जाता है, फिर आप खिलाड़ियों को भूल जाते हैं, आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो नेचुरली इन खिलाड़ियों के नहीं होने से एक फीकापन तो जरूर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है टूर्नामेंट भी गति पकड़ेगा, और उसके बाद जो अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट की जो खूबसूरती है, जो इसका रौनक है, चकाचौंध है, वो फिर से सबके सर चढ़ के बोलेगा, और इसका रोमांच भी सबके सर चढ़कर बोलेगा। इससे मुझे इनकार नहीं। बिल्कुल, तो कई स्टार प्लेयर अपनी टीमों के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे, बावजूद इसके
जो विश्व की 8 टॉप टीमें हैं वो आज से चैंपियंस बनने की जंग में उतर रही हैं। पहला मुकाबला जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत गुरुवार को बांग्लादेश के साथ मुकाबले से करेगी और उसके बाद भारतीय टीम का 23 फरवरी को पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा, जिसका हम सभी को इंतजार है और उस मैच से भी जुड़ी तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।